आजकल ना जब कोई भी कर्मचारी शाम को 5 बजे अपनी 8 घंटे की शिफ्ट खत्म करके अपना लैपटॉप बंद करता है या वीकेंड की छुट्टियों का आराम से आनंद लेता है, तो शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा होता है कि इस सुकून भरी कार्य व्यवस्था के पीछे एक्चुअली संघर्ष किसका है। हाँ, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। मतलब ये उस इंसान की देन है जिसे बचपन में स्कूल के मटके से पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जो इतिहास को सच में बहुत दिलचस्प बनाता है। हम अक्सर जो महान ऐतिहासिक शख्सियतें होती हैं, उन्हें बस एक ही सांचे में ढाल देते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। जैसे जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सम्मान से बाबा साहेब कहा जाता है, उनका नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत दलितों के मसीहा या मतलब संविधान के निर्माता वाली छवि उभरती है। राइट, बस वही दो इमेजेस आती हैं। लेकिन जैसा कि आज के हमारी चर्चा के जो स्रोत हैं, वो दर्शाते हैं कि उनका प्रभाव इससे कहीं कहीं अधिक व्यापक और गहरा था। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन भी एग्जैक्टली यही है। हमारे पास उनके जीवन, उनकी शिक्षा और जो सामाजिक सुधार उन्होंने किए, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा, उन सब से जुड़े कई प्रमाणिक दस्तावेज मौजूद हैं। बहुत सारा मटेरियल है। हाँ, और इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ये खोजना है कि कैसे एक इंसान जिसे समाज ने अछूत माना, हर कदम पर जिसका तिरस्कार किया, उसने अपनी विद्वता के दम पर भारत के पूरे सामाजिक, आर्थिक और कानूनी ढांचे को ही फिर से लिख दिया। और वो भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 32 डिग्रियां हासिल की और जो 9 भाषाओं का ज्ञाता था। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत ही असाधारण उपलब्धि है। ये असाधारण इसलिए भी है क्योंकि ये केवल एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कहानी नहीं है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी व्यवस्था को आखिर कैसे तोड़ा जाए जो 2000 सालों से लोगों के दिमाग में गहराई तक बैठी हो। हाँ, वो जो माइंडसेट है। एग्जैक्टली। इसका जवाब उन्होंने शिक्षा में खोजा। उन्होंने ज्ञान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाली बात ना उनके शुरुआती जीवन को देखते हुए और भी प्रासंगिक हो जाती है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की महू सैन्य छावनी में उनका जन्म हुआ था। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे वो। जी, 14वीं संतान। और वो भी महार जाति में। उस दौर में महार जाति को अछूत माना जाता था। समाज के दरवाजे तो जन्म से ही उनके लिए बंद कर दिए गए थे। हाँ, और सामाजिक बहिष्कार का वो स्तर आज के आधुनिक समाज में समझना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सच में मुश्किल है। ये केवल अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में एक निरंतर मनोवैज्ञानिक हमला था। एक ऐसा एहसास जो ये बताता था कि आपका वजूद समाज के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। फिर भी वो आगे बढ़े। 17 के स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है, उनका मूल उपनाम सकपाल था। अच्छा, हाँ, ये कहानी बहुत रोचक है ना? स्कूल में एक ब्राह्मण शिक्षक थे जिनका खुद का उपनाम अंबेडकर था और वो युवा भीमराव से बहुत स्नेह करते थे। तो उन्हीं शिक्षक ने स्कूल के रिकॉर्ड में उनका नाम सकाल से बदलकर अंबेडकर दर्ज कर दिया। ये एक बहुत छोटा सा विवरण लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि उस घोर अंधकार में भी कहीं कहीं मानवीय करुणा मौजूद थी। बिल्कुल। और फिर 1907 में बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से उन्होंने अपना मैट्रिक पास किया। और उस समय के वंचित समाज के लिए केवल मैट्रिक पास करना ही एक बहुत बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन उनकी शैक्षणिक यात्रा तो वहां रुकी ही नहीं। बिल्कुल नहीं रुकी। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी। और इसी छात्रवृत्ति ने उनके लिए अमेरिका और फिर इंग्लैंड के दरवाजे खोल दिए। और वहां जाकर उन्होंने जो हासिल किया वो सच में हैरान करने वाला है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और पीएचडी की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। हाँ, वहां से एमएससी और डीएससी की उपाधियां लीं। साथ ही लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ भी बने। मुझे ना ये पूरी स्थिति एक मास्टर की जैसी लगती है। एक मास्टर की? हाँ, मास्टर की। शिक्षा उनके लिए वो जादुई चाबी थी जिससे उन्होंने उन तालों को खोला जो उनके समाज के लिए हमेशा से बंद पड़े थे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की ही इतनी गहरी पढ़ाई क्यों की? अगर उन्हें केवल सामाजिक सुधार ही करना था
तो वो समाजशास्त्र पढ़ सकते थे या दर्शन शास्त्र तक सीमित रह सकते थे। इस विशिष्ट शिक्षा ने उन्हें बाकी नेताओं से कैसे अलग किया? ये सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बात यह है कि वो समझते थे कि जातिवाद और छुआछूत केवल कुछ लोगों की बुरी मानसिकता का परिणाम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक संस्थागत ढांचा है। जब वो न्यूयॉर्क और लंदन में अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई कर रहे थे ना, तो वो दुनिया भर की प्रणालियों का विश्लेषण कर रहे थे। मतलब वो सिस्टम को समझ रहे थे। एग्जैक्टली वो ये खोज रहे थे कि अधिकार आखिर कैसे स्थापित होते हैं और आर्थिक संसाधनों का जो वितरण है वो समाज की शक्ति को कैसे तय करता है। वो केवल बीमारी के लक्षणों का इलाज नहीं करना चाहते थे, वो जड़ तक जाना चाहते थे। बिल्कुल, वो पूरी व्यवस्था के मूल कारण का एक सर्जिकल इलाज खोजना चाहते थे। मतलब विदेशी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में बैठकर वो भारत के भविष्य के आंदोलनों का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने सैद्धांतिक ज्ञान को जमीनी संघर्ष में बदल दिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, क्योंकि विदेशी डिग्रियों के साथ एक बहुत ही आरामदायक जीवन जीने के बजाय उन्होंने जमीन पर उतरना चुना। हाँ, और वो चाहते तो बहुत आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि बंद कमरों में नीतियां बनाने से तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक जमीन पर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक ना किया जाए। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। जब हम उनके शुरुआती आंदोलनों को देखते हैं, जैसे 1927 का महाड़ सत्याग्रह, तो ये आंदोलन किसी बड़े राजनीतिक पद के लिए नहीं था। हाँ, ना ही ये अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए था। बिल्कुल, ये आंदोलन तो बस महाड़ के सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए था। या फिर 1930 का कालाराम मंदिर सत्याग्रह देख लीजिए, जो केवल मंदिर में प्रवेश के लिए था। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि एक व्यक्ति जिसने दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों से कानून पढ़ा हो, वो आखिर सड़क पर सिर्फ पानी पीने और मंदिर जाने के लिए आंदोलन क्यों कर रहा था? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम समझ पाएंगे कि इसके पीछे का समाजशास्त्र आखिर क्या था। ओके। देखिए, पानी पीना या मंदिर में जाना कभी भी केवल प्यास बुझाने या पूजा करने तक सीमित था ही नहीं। ये दोनों स्थान जो थे ना, वो सामाजिक शक्ति और वर्चस्व के प्रतीक थे। ओहो, मतलब पावर डायनामिक्स। बिल्कुल, कोई एक वर्ग ये तय कर रहा था कि सार्वजनिक संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इन प्रतीकों को सीधे चुनौती दी। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं था। तो फिर किस लिए था? ये सदियों से मन में बैठे उस डर को निकालने का एक तरीका था। ये शोषित वर्ग के लिए एक मनोवैज्ञानिक मुक्ति थी। जब आप उस नियम को तोड़ते हैं जो आपको कमतर इंसान बनाता है, तो आप अपने वजूद को फिर से स्थापित कर रहे होते हैं। ये बहुत बहुत गहरी बात है, मनोवैज्ञानिक मुक्ति। और इसी मुक्ति के प्रयास का एक और बहुत बड़ा उदाहरण 25 दिसंबर 1927 की घटना है। मनुस्मृति दहन वाली घटना। हाँ, उस दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी ना डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगी। ठीक है, बताइए। 1927 के दौर में जब देश पहले से ही कई मोर्चों पर बटा हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, हाँ। तो एक स्थापित धार्मिक ग्रंथ को सरेआम जलाना, मतलब क्या ये बहुत ज्यादा रैडिकल या उग्र कदम नहीं था? क्या इससे उन्होंने समाज के एक बड़े वर्ग को पूरी तरह से अपने खिलाफ नहीं कर लिया? सतही तौर पे देखने में ये कदम सच में बेहद उग्र लग सकता है, और ये भी सच है कि इस कदम से उन्हें बहुत भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। हाँ, बिल्कुल हुआ होगा विरोध। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो कोई भी समाज सुधारक ऐसा कदम सिर्फ शौक से नहीं उठाता। ये कदम उस गहरे दर्द और हताशा का प्रतीक था जो सदियों के संस्थागत उत्पीड़न से पैदा हुआ था। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही थी। हाँ, और वो मनुस्मृति को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में नहीं देख रहे थे। वो उसे उस कानूनी और सामाजिक संहिता के रूप में देख रहे थे जिसने असमानता को संस्थागत रूप दे दिया था, उसे लीगल बना दिया था। अच्छा, तो वो एक कानून की किताब को जला रहे थे। एग्जैक्टली। किसी इमारत को नया रूप देने के लिए कभी कभी उसकी उस पुरानी नींव को ध्वस्त करना ही पड़ता है जिस पर वो असमानता टिकी हो। ये कदम किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ घृणा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अन्यायपूर्ण विचारधारा के खिलाफ खुला विद्रोह था। और ये विद्रोह जल्द ही सड़कों से उठकर राजनीति के गलियारों तक पहुंच भी गया। उन्हें ये बात एकदम स्पष्ट हो गई थी कि जब तक सत्ता और कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी,
तब तक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। और यही कारण है कि 1930 से 1932 के बीच लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, उन्होंने शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी, पृथक निर्वाचिका, या जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। हाँ, अब मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। पूछिए। अक्सर लोग ना पृथक निर्वाचिका और आज की जो आरक्षण का सिस्टम है उसे एक ही समझ लेते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट आखिर काम कैसे करता था? ये अंतर समझना सच में बहुत जरूरी है। आज के समय में हमारे यहाँ जो आरक्षित सीटें हैं या रिजर्व्ड सीट्स हैं, उसमें उम्मीदवार तो किसी विशेष आरक्षित वर्ग का ही होता है, लेकिन उसे वोट उस क्षेत्र के सभी नागरिक देते हैं। हाँ, मतलब कोई भी वोट दे सकता है। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जो पृथक निर्वाचिका की मांग की थी, उसकी कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग थी। उसमें यह तय होना था कि वंचित वर्ग के उम्मीदवार को केवल और केवल वंचित वर्ग के मतदाता ही वोट देंगे। अच्छा, तो मतलब केवल एक ही समुदाय के लोग वोट करेंगे। इसका क्या उद्देश्य था? उनका तर्क बहुत सीधा था। उनका मानना था कि अगर सभी लोग वोट करेंगे तो वंचित वर्ग का उम्मीदवार हमेशा बहुसंख्यक समाज के दबाव में ही रहेगा। वो खुलकर बात नहीं रख पाएगा। बिल्कुल, वो स्वतंत्र रूप से अपने समाज की आवाज नहीं उठा पाएगा। पृथक निर्वाचिका से ये सुनिश्चित होता कि चुना गया प्रतिनिधि केवल अपने समाज के प्रति ही जवाबदेह हो। समझ गए। और यही वो बिंदु था जिसने भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। 1932 में जब अंग्रेजों ने इस मांग को मान लिया तो महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया। हाँ, वो यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। हमारे स्रोतों के अनुसार गांधी जी का मानना था कि अगर पृथक निर्वाचिका लागू हो गई तो हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए बंट जाएगा। यहाँ हमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को बिल्कुल तटस्थता से समझना आवश्यक है। हाँ, बिना किसी पक्ष के। देखिए, गांधी जी का जो नजरिया था वो सामाजिक एकता पर केंद्रित था। वो मानते थे कि छुआछूत हिंदू धर्म का एक आंतरिक कलंक है जिसे हृदय परिवर्तन से मिटाया जाना चाहिए, ना कि समाज को राजनीतिक रूप से बांटकर। और अंबेडकर जी का नजरिया? दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया पूरी तरह से अधिकारों पर आधारित था। उनका तर्क था कि हजारों सालों का उत्पीड़न हो चुका है, अब और हृदय परिवर्तन का इंतजार नहीं किया जा सकता। वंचितों को तुरंत राजनीतिक सुरक्षा की आवश्यकता है। और इसी बड़े टकराव का नतीजा निकला 1932 का प्रसिद्ध पूना पैक्ट या पूना पैक्ट। भारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की जान बचाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और पृथक निर्वाचिका की मांग को उन्हें वापस लेना पड़ा। हाँ, लेकिन इसके बदले में संयुक्त चुनाव प्रणाली के तहत ही शोषित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटें थीं, उनकी संख्या काफी बढ़ा दी गई। ये समझौता भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़ था न जिसने ये तय कर दिया कि भविष्य के भारत में वंचितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व आखिर कैसा होगा। ये एक तरह का मध्य मार्ग था। और राजनीति में प्रतिनिधित्व की इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। और यहीं पर वो तथ्य आता है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। जब वो वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने तो उन्होंने भारत में काम के घंटे 12 से घटाकर 8 कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है ना? अक्सर लोग उन्हें केवल दलित उत्थान के साथ ही जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्रम मंत्री के रूप में उनका जो काम था वो उन्हें आधुनिक भारतीय श्रम अधिकारों का एक अदृश्य आर्किटेक्ट बनाता है, एक हिडन आर्किटेक्ट। बिल्कुल, उनकी अर्थशास्त्र की जो गहरी समझ थी वो यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने महसूस किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण तब तक बंद नहीं होगा जब तक राज्य खुद हस्तक्षेप न करे। राइट, स्टेट इंटरवेंशन बहुत जरूरी था। काम के घंटे तय करना, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ या मैटरनिटी बेनिफिट और समान काम के लिए समान वेतन, ये सब विषय उनकी नीतियों के केंद्र में थे। वाओ! ये उनकी उस वृहद दृष्टि को दर्शाता है कि उनकी लड़ाई केवल एक जाति तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जिसका व्यवस्था द्वारा शोषण हो रहा था। और ये वृहद दृष्टि अपने सबसे विराट रूप में तब सामने आई जब भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्हें देश के संविधान की प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जरा सोचिए, वो व्यक्ति जिसे स्कूल के दिनों में कक्षा के बाहर बैठाया जाता था, अब एक ऐसे नए राष्ट्र का संविधान लिख रहा था जिसमें सभी के लिए नियम बिल्कुल समान होने थे। ये शायद आधुनिक इतिहास की सबसे काव्यात्मक घटनाओं में से एक है। मतलब संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देश में तो और भी मुश्किल। हाँ, जहां
हजारों जातियां हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं, वहां एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना जो सबको मान्य हो, ये एक भगीरथ प्रयास था। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और फिर उन सिद्धांतों को भारतीय सामाजिक यथार्थ के अनुसार ढाला। एग्जैक्टली। और उस संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकारों, समानता और धर्मनिरपेक्षता को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर किसी भी विशेष अधिकार का दावा न कर सके। ये बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन कानून मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल एक और बहुत बड़े घटनाक्रम का गवाह बना, और वो था हिंदू कोड बिल। ये बिल मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उनका एक बहुत ही स्पष्ट और प्रसिद्ध विचार था कि किसी समाज की प्रगति इस बात से मापी जानी चाहिए कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। क्या बात है। हिंदू कोड बिल इसी विचार का कानूनी रूप था। वो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, अपनी मर्जी से तलाक लेने का अधिकार और बच्चा गोद लेने का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है वो ये है कि जब रूढ़िवादी ताकतों के कड़े विरोध के कारण ये बिल संसद में पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका, तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से ही इस्तीफा दे दिया। हाँ, उन्होंने तुरंत पद छोड़ दिया। तो इस सब का क्या अर्थ है? मतलब राजनीति में लोग जीवन भर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, और जब वो वहां पहुंच गए एकदम टॉप पर, तो उन्होंने एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया। ये घटना साबित करती है कि वो एक राजनेता से कहीं ज्यादा बड़े थे। वो एक राजनेता होने से पहले एक समाज सुधारक थे। बिल्कुल। उनका इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि सत्ता उनके लिए कभी भी लक्ष्य नहीं थी। सत्ता केवल बदलाव लाने का एक साधन मात्र थी। और जब वो साधन काम नहीं आया, हाँ, जब वो साधन समाज की आधी आबादी मतलब महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकार नहीं दिला सका, तो उन्होंने उस सत्ता को त्यागना ही उचित समझा। ये दर्शाता है कि उनकी सोच किसी एक वर्ग तक सीमित थी ही नहीं। वो सार्वभौमिक मानवाधिकारों मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के पैरोकार थे। बिल्कुल, वो अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार नहीं थे। ये एक ऐसा आदर्श है जिसे आज की राजनीति में खोजना लगभग असंभव ही है। खैर, उनकी ये पूरी जीवन यात्रा अपने अंतिम और संभवतः सबसे गहरे आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंचती है। धम्म परिवर्तन। हाँ, कानूनी और राजनीतिक रूप से सब कुछ हासिल करने के बाद अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम दौर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, जिसे धम्म परिवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल। उन्होंने वहां 22 प्रतिज्ञाएं लीं, और इसके मात्र कुछ हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। मेरा सवाल यह है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ये इतना बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कदम क्यों? मतलब उन्होंने संविधान के माध्यम से कानूनी समानता तो दिलाई दी थी, तो फिर धर्म बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब उनके जीवन भर के अनुभवों में ही छिपा है। उन्होंने ये समझ लिया था कि संविधान आपको अदालत में अधिकार दे सकता है, कागजों पर आपको समानता दे सकता है, लेकिन असल जिंदगी में एग्जैक्टली जिस समाज में आप रहते हैं उसकी मानसिकता केवल कानूनों से नहीं बदलती। जब तक समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ढांचे में समानता ना हो, तब तक कानूनी समानता अधूरी ही है। अच्छा, मतलब वो उस जड़ को काटना चाहते थे जहां से ये असमानता का विचार ही पनपता था। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने बौद्ध धर्म का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये अंधविश्वास के बजाय तार्किकता पर मतलब रैशनैलिटी पर आधारित था। ये जन्म के बजाय कर्म और करुणा को महत्व देता था। ये उस व्यवस्था का पूरी तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक परित्याग था जिसने सदियों से उनके लोगों को हाशिए पर रखा था। एक तरह की आजादी थी ये। हाँ, वो अपने समाज को एक ऐसा सांस्कृतिक विकल्प देना चाहते थे जहां वो सिर उठाकर पूर्ण सम्मान के साथ जी सकें। और इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना उनकी लेखनी को देखना भी बहुत जरूरी है। उनके द्वारा लिखी गई किताबें जैसे द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, और उनकी अंतिम महान रचना द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये किताबें केवल पन्ने नहीं हैं। नहीं, ये भारतीय समाज का आईना है। और उनके इसी अतुलनीय योगदान को देखते हुए 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि पूरी तरह से डिजर्विंग था। बिल्कुल। अगर हम आज के इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो महू की एक छोटी सी सैन्य छावनी से लेकर
कोलंबिया विश्वविद्यालय, फिर जमीन पर सत्याग्रह, देश के संविधान का निर्माण और अंत में दीक्षा भूमि तक की उनकी जो यात्रा है वो मानव इतिहास की सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। और ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि इंसान में ज्ञान अर्जित करने की भूख हो और व्यवस्था को बदलने का अदम्य संकल्प हो तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो वो अपना रास्ता बना ही लेता है। सच में। और ये संदेश आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। कोई भी व्यक्ति जो आज अपने कार्यक्षेत्र में समानता के लिए संघर्ष कर रहा है या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक और सामाजिक बाधाओं से जूझ रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात की गारंटी है कि ज्ञान की ताकत से हर दरवाजा खोला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा का अंत मैं स्रोतों में दी गई एक उनकी विशिष्ट किताब के नाम और उससे जुड़े एक विचार के साथ करना चाहूंगी। उनकी उस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, यानी रुपए की समस्या। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अर्थशास्त्र पर उनकी एक बेहद जटिल और शोधपरक रचना है जिसने आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई की स्थापना में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जरा इस विडंबना पर गौर कीजिए। विडंबना कैसी? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे पैदा होते ही समाज ने सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया था, जिसे बचपन में प्यास लगने पर पीने का पानी तक आसानी से मैसर नहीं था। वही व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर आगे चलकर देश की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या मतलब मुद्रा और रुपए की समस्या पर दुनिया की सबसे उत्कृष्ट थीसिस लिख रहा था। ये सच में बहुत गहरी बात है ना? ये तथ्य हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई समाज किसी भी कारण से, चाहे वो जाति हो, धर्म हो या लिंग हो, अपने किसी भी हिस्से को भेदभाव के कारण पीछे छोड़ देता है तो हम अनजाने में केवल उन व्यक्तियों का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, हम कितने महान विचारों, कितनी अद्भुत प्रतिभाओं और राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं के संभावित समाधानों को हमेशा के लिए खो देते हैं। अगर उस दौर के समाज के तानों और तिरस्कार से हारकर डॉक्टर अंबेडकर रुक जाते तो भारत आज कैसा होता? शायद हम आज जिस आजाद और लोकतांत्रिक भारत को जानते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सच में सोचने की जरूरत है। तो आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। इस विचार को अपने साथ रखिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।